हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने नर्स समीकरण के बारे में और उस पर आधारित सवाल हमको ई सेल निकालना था, जिसको ईएमएफ भी बोला जाता था, मानक सेल विभव ई स्टैंडर्ड सेल की गणना हम लोगों ने किया था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छठा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें नर्स समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ा जाएगा कि कहां कहां इसकी उपयोगिता है। नर्स इक्वेशन की बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 टॉपिक के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। नर्स समीकरण आप जानते हो कि E बराबर ई स्टैंडर्ड सेल -2.303 RT/NF log बेस्टेन उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान होता है। इसका अध्ययन इस 3 टॉपिक के अंतर्गत करना है। पहला सेल विभव तथा सेल अभिक्रिया की संभाव्यता, यानी कि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना कितनी है, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे पता चलेगा कोई दिया गया समीकरण संभव है या असंभव है, कैसे हम पता करेंगे। दूसरा, नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक केसी की गणना किया जाएगा, कैसे कैलकुलेशन उसका होगा। साम्य स्थिरांक और ई स्टैंडर्ड सेल के मध्य संबंध क्या होगा, उसकी व्याख्या करेंगे। और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक, गिब्स फ्री एनर्जी और साम्य स्थिरांक केसी में क्या संबंध है। केसी आप 11th में पढ़े होंगे। गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। गिब्स फ्री एनर्जी किसी निकाय में, निकाय सिस्टम जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको सिस्टम बोला जाता है। तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी किसको बोला जाता है, किसी निकाय में उपयोगी कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो मात्रा संचित होती है उसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होगा, इसको हम देखेंगे। इसमें पहला सेल विभव तथा सेल अभिक्रिया की संभाव्यता। कैसे हमको पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया जो दिया गया है वो संभव है अथवा नहीं। इसमें देखो, अभिक्रिया की संभाव्यता कैसे पता चलेगा। इसमें हम ई सेल एक हम चार्ट बना रहे हैं, इसमें बताएंगे कि कब अभिक्रिया संभव होगी, कब नहीं संभव होगा। सेल विभव या ई स्टैंडर्ड सेल, मानक सेल विभव, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज डेल्टा जी या डेल्टा जी स्टैंडर्ड, और अभिक्रिया की संभावना, यहां पे संभाव्यता, संभाव्यता यानी कि संभव होगा या नहीं। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल। अगर स्टैंडर्ड आप लोगे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर -NF ई स्टैंडर्ड सेल। ऐसे देखो, तो यदि ई सेल या 3 कंडीशन है, यदि ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल का मान निगेटिव में रहेगा, तो जब ई सेल डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल यदि नेगेटिव होगा तो ये डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो निश्चित है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार की दी गई अभिक्रिया संभव नहीं होगी। संभाव्यता यानी कि संभव है कि नहीं, प्रागुक्ति दिया होगा, प्रोबेबिलिटी, अभिक्रिया कोई दिया गया है वो संभव है अथवा नहीं। तो ई सेल या स्टैंडर्ड सेल का मान नेगेटिव होगा तो निश्चित है कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज या स्टैंडर्ड डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस प्रकार की दी गई अभिक्रिया संभव नहीं होगी। दूसरा कंडीशन है, ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित स्पॉन्टेनियस बोली जाती है, जिसमें अपने आप होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया संभव होगी जिसमें ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल का मान पॉजिटिव हो और डेल्टा जी या डेल्टा जी स्टैंडर्ड का मान नेगेटिव हो। इस प्रकार की दी गई अभिक्रिया संभव। यदि तीसरा कंडीशन, इसमें ये 0 हो जाए, ये 0 रहे, तो इस प्रकार का परिवर्तन जो होगा वो
साम्यावस्था पर होगा। इस प्रकार का चिन्ह साम्यावस्था पर होगा, यानी कि अभिक्रिया जो होगी वो साम्यावस्था पर होगी। इस चार्ट को आप याद रखोगे। एक सिंपल चीज याद रखिए कि यदि E या E स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव है, और यदि नेगेटिव है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक उल्टा उसका डेल्टा G या डेल्टा G स्टैंडर्ड होगा। डेल्टा G स्टैंडर्ड या डेल्टा G अधिकतम विद्युत कार्य भी पूछा जाता है कि अधिकतम कार्य कितना करना होगा, तो यानी कि डेल्टा G आपको निकालना है। आ रही बात समझ में? हम देखें प्रश्न इसमें। इस चार्ट को आप याद रखेंगे, चार्ट कहीं आप नोट कर लोगे कि ई सेल या ई स्टैंडर्ड सेल का मान नेगेटिव है, अभिक्रिया संभव नहीं होगी। यदि पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव होगी। इसको स्वतः प्रवर्तित या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस या स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम बोला जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं संभव नहीं है। और यदि ई सेल ई स्टैंडर्ड सेल या डेल्टा जी स्टैंडर्ड का मान 0 होगा तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम पर होगा, साम्यावस्था पर होगा। ठीक है, इस पर देखते हैं सवाल। हम देखें, देखो बेटा दे इसको, ये आएगा अभी आगे आएगा। इस चार्ट को आप याद रखोगे। अभिक्रिया की संभाव्यता यानी कि अभिक्रिया संभव होगी कि नहीं। दिया हुआ है कि निम्न में से अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। एक प्रश्न दिया है Ni plus 2H1 positive converts into Ni2 positive plus H2। ऐसे प्रश्न दिया है। इसमें E स्टैंडर्ड का मान दिया रहेगा आपका E स्टैंडर्ड Ni2 positive converts into Ni। इसकी वैल्यू दी गई रहेगी -0.25 वोल्ट, और E स्टैंडर्ड H पॉजिटिव दिया है, H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू 1/2 H2 बराबर 0। पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। कैसे पता चलेगा? हम ई स्टैंडर्ड सेल निकाल लें। ई स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए पहले इसको चेंज कर दो आप गैल्वेनिक सेल में। हम बताए थे कि कोई समीकरण दिया है उसको कैसे गैल्वेनिक सेल में चेंज करोगे। तो पहला ऑक्सीकरण अर्धसेल एक तरफ लिखिए और उसके बाद बीच में साल्ट ब्रिज और दूसरी तरफ ऑफ चैनल रखिए। यहां पर Ni कन्वर्ट्स इनटू Ni2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज हो गया। यहां पर H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू 1/2 H2। आप लिख सकते थे 2H पॉजिटिव H2 भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हो गया। ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर, अपचयन की क्रिया कैथोड पर। ये ER है, ये EL है। अब देखते हैं यहां पर ER, ये E स्टैंडर्ड R है और ये E स्टैंडर्ड L है। कैसे पता चल रहा है? राइट साइड में है तो ER है, लेफ्ट साइड में है तो EL है। और यहां पर डेल्टा E स्टैंडर्ड बराबर E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। E स्टैंडर्ड R की वैल्यू राइट साइड में हाइड्रोजन वाला है 0 माइनस 0.2। कितना आ गया? प्लस 0.2। इतना आ गया, यानी कि अभिक्रिया संभव। दिया था स्पॉन्टेनियस है, दिया था कि यह अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। ई स्टैंडर्ड की वैल्यू दिया है, तो समीकरण आपको दिया हुआ है। आप एक गैल्वेनिक सेल बना लो। ये ऑक्सीकरण वाले को तो Ni का Ni2 पॉजिटिव में, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण बोला जाता है। Ni2 पॉजिटिव में हो रहा है और H पॉजिटिव H2 में। यहाँ कुछ नहीं दिया है, यानी कि 0 है ऑक्सीकरण संख्या, तो घट रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसको पहले, जो घट रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा। आगे बात समझ में? E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L करके और निकाल दो। अगर पॉजिटिव है तो संभव है, नेगेटिव होगा तो संभव नहीं होगा। कर लेंगे। एक प्रश्न दे दें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि निम्न दी गई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। ये दिया हुआ था प्रश्न में, दिया है, ये दिया है। यहां से हम सॉल्व किए हैं, यहां से सॉल्व करना शुरू किए। कब होगी? इसमें दूसरा सवाल हम देखते हैं
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। दिया है 2Cl1 नेगेटिव प्लस I2, इसमें स्टेट दिया रहेगा उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्टेट देने से कोई मतलब नहीं। यहां पर Cl2 प्लस 2I1 नेगेटिव, यहां पर दिया हुआ है E स्टैंडर्ड Cl2 1/2 Cl2 कन्वर्ट्स इनटू Cl1 नेगेटिव इसकी वैल्यू, और E स्टैंडर्ड 1/2 I2 कन्वर्ट्स इनटू I1 नेगेटिव इसके लिए। एक दिया है प्लस 1.36, ये वैल्यू याद नहीं रखना है, ये सब दिया रहेगा, प्लस 0.54 वोल्ट इतना दिया है। इसको निकालना है आपको, ये अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। निकाल लोगे? निकाल दे, थोड़ा सा प्रयास करना। आप बना दोगे गैल्वेनिक सेल, कैसे बनेगा? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण Cl1 नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू Cl2 में हो रहा है। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहां कुछ नहीं दिया है तो 0 है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर I2 का कुछ नहीं दिया है यानी कि 0 है, -1 हो रहा है यानी कि घट रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। कर लोगे? सॉल्व करेंगे आप? छोड़ दें? लगा देते हैं, लगा देते हैं। देखो थोड़ा सा भी आपको मेहनत नहीं करना है, आप नोट्स बनाते जाइए साथ में ही। लगा दें इस प्रश्न को? लगा लोगे? लगा देते हैं। इसमें क्या होगा? पहले ऑक्सीकरण वाला सॉल्व, यहां पे Cl1 नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू 1/2 Cl2, सॉल्ट ब्रिज बन गया 1/2 I2 कन्वर्ट्स I, ये E स्टैंडर्ड R है, ये E स्टैंडर्ड L, डेल्टा E स्टैंडर्ड सेल E स्टैंडर्ड R माइनस E स्टैंडर्ड L। E स्टैंडर्ड R की वैल्यू दिया है I वाला प्लस 0.54 माइनस प्लस 1.36, क्या होगा? इसमें माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये निगेटिव में आएगा। अभिक्रिया संभव नहीं है, आप घटा करके बस वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे 6 2 हो गया, यहाँ 13 5 8 हो गया 0.82, इतना वोल्ट आ गया। इसका मान चूंकि स्टैंडर्ड सेल का मान निगेटिव है, इसलिए दी गई अभिक्रिया संभव नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम या असंभव प्रक्रम, ऐसी कोई अभिक्रिया संभव नहीं होगी जिसके लिए ई स्टैंडर्ड सेल का मान नेगेटिव होगा। ऐसी सारी अभिक्रियाएं संभव होंगी जिसमें ई स्टैंडर्ड सेल का मान पॉजिटिव हो। कर लेंगे? बहुत ज्यादा चीजें आज बताई जाने वाली हैं, ध्यान से देखते जाओ। मिटा दें? एक पहला दिया गया अभिक्रिया संभव था क्योंकि उसके लिए ई स्टैंडर्ड का मान पॉजिटिव था। दूसरा दिया गया अभिक्रिया संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए ई स्टैंडर्ड सेल का मान नेगेटिव है। सारी बात समझ में? ठीक है ना? अब दूसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका देखेंगे क्या आएगा? नर्स समीकरण के द्वारा कैसे हम ई स्टैंडर्ड सेल और साम्य स्थिरांक के मध्य संबंध की गणना करेंगे। कैसे हम निकालेंगे साम्य स्थिरांक की गणना? नर्स समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना। कैसे करेंगे? देखने में नर्स समीकरण का अनुप्रयोग, जहां भी अनुप्रयोग उपयोग आने लगता है कि बस खत्म है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका बहुत महत्व है।
इसमें हम कैसे साम्य स्थिरांक की गणना करेंगे नस्ट इक्वेशन के द्वारा। दूसरा अनुप्रयोग इसका है, देखो मान लो कोई रासायनिक समीकरण है, समीकरण दिया हुआ है AA प्लस BB कन्वर्ट्स इनटू CC प्लस BD। कैपिटल A कैपिटल B अभिकारक है, कैपिटल C कैपिटल D उत्पाद है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्रमशः कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D के मोलों की संख्या है। आई बात समझ में? अब हम क्या करें, हम नस्ट इक्वेशन लिख लें। इसके लिए साम्य स्थिरांक आप लिख सकते हो, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान। कैसे साम्य स्थिरांक लिखा जाता है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिए। साम्य स्थिरांक Kc बराबर उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान होता है। सक्रिय द्रव्यमान यानी कि बड़ा ब्रैकेट C की सांद्रता की पावर C इंटू D की सांद्रता की पावर D अपान A की सांद्रता की पावर A इंटू B की सांद्रता की पावर B। जो प्लस है वो इंटू इंटू के रूप में हो जाता है, जो मोल की संख्या होता है वो पावर के रूप में चला जाता है। 11th में आप पढ़े होंगे ऐसा। अब हम क्या कर देंगे, नस्ट समीकरण ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। P फॉर प्रोडक्ट है, R फॉर रिएक्टेंट है। इसमें अब देखो, पीछे जस्ट आप पढ़े हो कि यदि साम्य अवस्था है, तीसरा कंडीशन साम्य अवस्था है तो ई सेल का मान 0 होगा। ई सेल का मान 0 होगा, साम्य अवस्था पर ई सेल बराबर 0 कर दे। देखो साम्य अवस्था पर ई सेल का मान 0 होगा तो हो जाएगा 0 बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 कर दें। इसको लिख दें क्या, C की सांद्रता की पावर, अभिक्रिया दिया हुआ है, जो दाहिने पक्ष में है वो प्रोडक्ट है, बाएं पक्ष में है वो रिएक्टेंट है। C की सांद्रता की पावर C इंटू D की सांद्रता की पावर D अपान A की सांद्रता की पावर A इंटू B की सांद्रता की पावर B। इसके जगह पे Kc रख सकते हैं, रख दो। ये 0 हो गया, इसको पक्षांतर करके इधर ला रहे हैं, लिखा जा सकता है ई स्टैंडर्ड सेल बराबर R का वैल्यू रख दें, हम रख दे रहे हैं। इसको पक्षांतर करके हम इसको पूरा इधर लेते हैं, तो यहाँ पे 2.303 R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 298 298 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। N की वैल्यू सेल अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो समीकरण दिया रहेगा तब पता चलेगा। फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलॉम प्रति मोल है। लॉग बेस 10 Kc, इसका ये दिया है, इसके जगह पे हम Kc रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 कर देंगे तो देखेंगे समीकरण 1 से इसके जगह पे Kc रख देंगे, Kc रख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, हम जानते हैं ई स्टैंडर्ड सेल बराबर 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 Kc। एक समीकरण ये हो गया, ई स्टैंडर्ड सेल और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध। Kc की गणना क्या करना रहेगा, इसको लिख सकते हैं Kc लॉग बेस 10 लिखा जा सकता है, या लॉग बेस 10 Kc बराबर ई स्टैंडर्ड सेल। ई स्टैंडर्ड सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई स्टैंडर्ड R माइनस ई स्टैंडर्ड L से निकलेगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन 0.059। क्या कर दें,
केसी का दोगे लॉग बेस्टन नीचे चला आएगा, एंटी लॉग ले लिया जाएगा, या केसी बराबर एंटी लॉग बेस्टन ई स्टैंडर्ड सेल इंटू n अपॉन 0.05। सीधे रखकर के लॉग बेस्टन जहां आवश्यक होगा लॉग बेस्टन का मान या एंटी लॉग की वैल्यू दिया रहेगा तभी प्रश्न लगेगा, निश्चित रूप से दिया रहेगा। ध्यान से एक बार देख लें, साम्य स्थिरांक की गणना कैसे किया जाएगा। साम्य स्थिरांक की गणना करने के लिए समीकरण गिवन है, इसके लिए हम साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। जब भी साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं तो उत्पाद, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान होता है। जब सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं तो जो मोल की संख्या रहती है वो पावर के रूप में चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो नीचे स्मॉल एबीसीडी दिया है वो मोल की संख्या है, कैपिटल एबीसीडी अभिकारक व उत्पाद है। तो यहाँ पे सी की सांद्रता की पावर सी इंटू डी की सांद्रता की पावर डी अपॉन ए की सांद्रता की पावर ए इंटू बी की सांद्रता की पावर बी। आगे बात समझ में ना। अब इसमें हम क्या किए हैं, नष्ट समीकरण ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 आरटी अपॉन एनएफ लॉग बेस्टन उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पर साम्यावस्था पर ई सेल की वैल्यू 0 होती है, साम्यावस्था पर इक्विलिब्रियम होगा, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता चेंज नहीं होगी। तो ई सेल की वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 रख दिए, ई स्टैंडर्ड सेल वैल्यू इसको हम पक्षांतर करके इधर कर दिया गया है, फिर मान पुट अप करते गए हैं, केसी की वैल्यू निकालो। आइए आप डेल्टा जी स्टैंडर्ड और केसी के मध्य संबंध स्थापित करना है, इसको उठा करके वहां पे जो माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड सेल लिखे थे, ई स्टैंडर्ड सेल का मान ये रख लोगे तो आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी और केसी के मध्य संबंध। आई बात समझना। तो ऐसे इस समीकरण के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं केसी की वैल्यू को, इस समीकरण में अगर पूछ रहा है। देखा जाए एक सवाल आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल सा। ये आप 11th में पढ़े हैं साम्य स्थिरांक कैसे लिखा जाता है। देखो ये समझ में आ रहा है, मिटा रहे हैं, एक दो और दिखाते हैं। देखिए अगर कोई समीकरण दिया है ऐसे PCl5 कन्वर्ट्स इनटू, ये साम्य का चिन्ह होता है उत्क्रमणीय विक्रिया में, PCl3 प्लस Cl2। केसी का व्यंजक लिखना है, केसी बराबर उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटा अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, जो प्लस प्लस होता है उसको इंटू इंटू करके लिखा जाता है। PCl3 की सांद्रता इंटू Cl2 की सांद्रता अपॉन PCl5 की सांद्रता। ऐसे साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं। कोई समीकरण दिया है, दे दिया है A कन्वर्ट्स इनटू B, और ऐसे साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, Kc बराबर क्या कर देंगे, B की सांद्रता अपॉन A की सांद्रता। सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर है। आगे बात समझ में ना। आप पढ़े हैं 11th में, हम मिटाते हैं, एक सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए प्रश्न जब बोल रहे हैं तो प्रश्न भी आप नोट करते हुए चलिए। प्रश्न ऐसा है कि आप अगर पढ़ रहे हो ऐसे क्लास में, अगर कॉपी पेन आपके साथ नहीं रहेगा तो आज पढ़ रहे हैं, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन सब भूल जाएगा। तो नोट्स बनाना अपना बहुत आवश्यक है। जितना हम बोल रहे हैं, प्रश्न जितना बोले सब आप लिख लिया करो। हम क्यों लिख देते हैं 298 केल्विन पर निम्न सेल, तो हम अभिक्रिया लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। आप लिखिए 298 केल्विन पर निम्न सेल के सेल विभव की गणना कीजिए या केसी की गणना कीजिए। आप लिखिए पूरा, 2 दिन बाद सब गायब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न है 298 केल्विन पर निम्न सेल के लिए साम्य स्थिरांक की गणना करना है। 298 केल्विन पर निम्न, इस पे देखोगे अभिक्रिया के लिए केसी की गणना करना है, साम्य स्थिरांक निकालना है। दिया है 2Fe 3 पॉजिटिव प्लस Sn 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस Sn 4 पॉजिटिव, ऐसे दिया है।
और क्या दिया होगा प्रश्न में, ई स्टैंडर्ड की वैल्यू दिया रहेगा, ई स्टैंडर्ड Fe3 positive converts into Fe2 positive, E standard SN4 positive converts into SN2 positive। ये प्रश्न में ही गिवन है SN का Fe का प्लस 0.77 वोल्ट और इसका वैल्यू प्लस 0.15 वोल्ट। टी की वैल्यू दे दिया है, आर की वैल्यू 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल इनवर्स, और टी की वैल्यू 298 है। और किसकी आवश्यकता होगी, एन की वैल्यू हम निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, रख करके निकालते हैं। देखो आर की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधे इस पे रखेंगे, आ जाएगा वहां। देखो ध्यान से देखिए क्या निकालना है, केसी की गणना करना है। सामने इस तरह केसी निकालना है हमको, ई स्टैंडर्ड सेल या सीधे इसमें रख दें, केसी बराबर ई स्टैंडर्ड सेल, एन की वैल्यू 0.059, आरटी एफ की वैल्यू रखेंगे तभी ये 0.059 आएगा। समझ रहे हो ना, ऊपर नाम लिखाए हैं ये ई स्टैंडर्ड सेल बराबर 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 अपॉन एन की वैल्यू जो भी है फैराडे कांस्टेंट 96.5। इसको सॉल्व करोगे RTF, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपका कितना 0.059 कितना आएगा। इसमें देखो आ जाएगा 0.059। अब इसमें आप इसमें मान रख दो या सीधे इसमें उठा करके मान रखिए। इसके लिए क्या आपको ई स्टैंडर्ड चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए, रखोगे सीधा आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, केसी बराबर एंटी लॉग वेस्टर्न ई स्टैंडर्ड सेल into small n upon 0.05 में, इसमें रखो। ई स्टैंडर्ड सेल का मान देखो, यहां से सॉल्व करना शुरू किया। ई स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या होगा, ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल। ई स्टैंडर्ड आर, ई स्टैंडर्ड एल समीकरण दिया है। पहले आपको क्या बनाना चाहिए था, पहले आप बनाइए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बनाओ। देखो पहले ऑक्सीजन वाला Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn4 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Fe2 पॉजिटिव। ये ई स्टैंडर्ड आर है, ये ई स्टैंडर्ड एल। यहां पे ई स्टैंडर्ड सेल बराबर ई स्टैंडर्ड आर माइनस ई स्टैंडर्ड एल। ई स्टैंडर्ड आर एफ वाला वैल्यू, एफ का कितना प्लस 0.77 माइनस ई एल लेफ्ट साइड वाला क्या है, एस एन वाला है, तो एस एन का कितना वैल्यू दिया है प्लस 0.15 कर दो, कितना प्लस 0.62 आया ना, 527 इतना आ गया। एन की वैल्यू कैसे आएगा, सेल अभिक्रिया लिखना होगा, लिख दें हम। देखो सेल अभिक्रिया इधर लिख करके फिर मिटा देंगे हम, एन की वैल्यू सीधा रखेंगे, Sn2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Sn4 पॉजिटिव, एक Sn एक Sn दो पॉजिटिव। यहां पे मोल की संख्या से कोई मतलब नहीं, मोल की संख्या हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यहां पे एक एक मोल के लिए इसका अपचयन विभव दिया हुआ है, तो यहां पे इसलिए मोल की संख्या हम हटा दे रहे हैं। उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जब सामने स्थिरांक लिखते तब फर्क पड़ता, तब उसमें पावर के रूप में जाता, लेकिन यहाँ पे अपचयन विभव केवल एक एक मोल के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है 4 पॉजिटिव है, कैसे बराबर होगा,
इलेक्ट्रॉन से बराबर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, इक्वेशन 1 बैलेंस हो गया। दूसरा है Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू Fe2 पॉजिटिव, कैसे बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो दोनों अल्केन को इस प्रकार से जोड़ो कि आवेश कैंसिल हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस समीकरण में 2 से गुणा करते हुए जोड़ दो तो हो जाएगा Sn2 पॉजिटिव। यही समीकरण आ जाएगा, ये वाला देखना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 Fe3 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव, 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n की वैल्यू 2 आ गई। पीछे बताएं कैसे n की वैल्यू निकाली जाएगी, कर लोगे? Sn 1 है, Sn 1 है, 2 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, आवेश बराबर करना है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जोड़ देंगे तो न्यूट्रल कर देगा, उधर 4 पॉजिटिव बढ़ता जाएगा क्या, तो हमेशा जिधर धनावेश अधिक है उधर की तरफ जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए तो 2 ऋणावेश 2 धनावेश को उदासीन कर दिया, 2 धनावेश इधर 2 धनावेश इधर बचा। Fe3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए तो 1 ऋणावेश 1 धनावेश को उदासीन कर दिया, 2 पॉजिटिव इधर 2 पॉजिटिव इधर, 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इस समीकरण में 2 से गुणा करते हुए जोड़ दोगे दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 2 आ गई। तो हमको बस ये दिखाना था कि n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 मान रख दें। एंटी-लॉग वेस्टर्न ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.62 मल्टीप्लाइड बाई 2 बटा 0.059। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20.9 इतना आ गया। अब इसका वैल्यू दिया रहेगा तभी आप लगा पाओगे, दिया नहीं रहेगा तो लगेगा नहीं, बस यहीं पे आप जाकर के रुक जाओगे। कैसी की वैल्यू आ गई, एंटी-लॉग वेस्टर्न 20.97 की वैल्यू दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप कर लोगे। दिया रहेगा, गिवन है एंटी-लॉग वेस्टर्न 20.97